हेलो बच्चों, देखिए चैप्टर नंबर 3 हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, जिसमें सेकंड पोर्शन हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन जो है, इसमें अपन ने वैद्युत अपघट्य के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर कि वैद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं और वैद्युत अपघट्य यानी वैद्युत अपघटनी चालकों की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि वैद्युत अपघट्य 3 प्रकार के हमने देखे थे, दो प्रकार के देखे थे, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल कौन कौन से हो सकते हैं? कोई भी प्रबल अम्ल, कोई भी प्रबल क्षार और एक कोई सा भी ऐसा लवण जिसका निर्माण प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से हुआ हो या अम्ल और क्षार में से कोई भी एक प्रबल हो। ठीक है, यानी कि प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से मिलकर बनने वाले सभी लवण क्या होते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? टोटल दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से मिलकर बनने वाले सभी लवण। तो ये सब हम पढ़ चुके थे। तो उन्हीं वैद्युत अपघटनी विलयनों को आज हम काम में लेने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज की में कि वैद्युत अपघटन क्या होता है। वैद्युत अपघटन जिस सेल में हम करवाते हैं उसका नाम वैद्युत अपघटनी सेल होता है। उस सेल के अंदर कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, उसके अंदर साल्ट कौन सा भरना चाहिए और जो पात्र हम काम में लेते हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए। जो इलेक्ट्रोड हम काम में लेते हैं कैथोड और एनोड, उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से होंगे। कैथोड एनोड जो हम पहले पढ़ते थे कि नेगेटिव एनोड होता है पॉजिटिव कैथोड होता है, तो क्या वो सेम यहाँ रहेगा या बदल जाएंगे, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। और फिर इसके साथ ही हम एग्जाम्पल देखेंगे, अलग अलग वैद्युत अपघट्यों का अपघटन करवाएंगे अलग अलग विधियों द्वारा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए वैद्युत अपघटन जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को हम 2 टुकड़ों में तोड़ के देखें तो इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। इलेक्ट्रो शब्द आया इलेक्ट्रिसिटी से और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। देखिए इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत और ब्रेकिंग यानी कि तोड़ना। देखिए तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे विद्युत द्वारा तोड़ना, विद्युत द्वारा तोड़ना। अब ये कोई लकड़ी तोड़ने वाली बात तो है नहीं, ठीक है सीधी सी बात है। कोई भी रसायन होगा, कोई भी केमिकल होगा जिसका नाम हम देते हैं वैद्युत अपघट्य, और इसीलिए हम वैद्युत अपघट्य पहली वीडियो में पढ़ चुके। ठीक है, तो वैद्युत अपघटनी विलयन या वैद्युत अपघट्य जो होते हैं उनको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करके और फिर इसको तोड़ेंगे, यानी कि उनके मध्य जो बॉन्ड हैं उनको हम तोड़ेंगे और अलग अलग प्रकार के पदार्थ हमको प्राप्त होंगे। ठीक है, जैसे हम NaCl की बात करें तो NaCl जो है उसको अपन विद्युत धारा प्रवाहित करके किन किन परमाणुओं में या गैसीय तत्वों में तोड़ सकते हैं। NaCl के तोड़ने से सोडियम और क्लोरीन बनेंगे या सोडियम क्लोरीन के अलावा कुछ और ही पदार्थ बनेंगे, ये सब कुछ भी हमको देखना है। देखिए तो हम ये कह सकते हैं, परिभाषा लिख लो वैद्युत अपघटन की। वैद्युत अपघटन की परिभाषा लिख लो कि पहले तो एजिटीज उतार दो, एक बार एजिटीज उतार दो और नीचे लिखेंगे अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी भी वैद्युत अपघट्य का अपघटन करना क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन। ये कोई परिभाषा सफिशिएंट नहीं है, ये जो परिभाषा मैं बता रहा हूं सफिशिएंट नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ इसका मतलब निकाला है। असली मतलब क्या है? अब देखिए कि एक पात्र है या एक सेल है, उस सेल में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। पहले क्या हो रहा था वैद्युत रासायनिक सेल में?
वहां हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे थे, अभिक्रिया करवा रहे थे, जिससे हमको विद्युत ऊर्जा मिल रही थी। ठीक है, और यहां हम विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करवाएंगे, विद्युत ऊर्जा देंगे, जिससे कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो बिल्कुल अपोजिट काम होगा। अपोजिट काम होगा तो कैसे होगा वो अपन देखेंगे। फिलहाल अपन क्या परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे वैद्युत रासायनिक सेल में क्या लिखी थी कि वे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती हो, वैद्युत रासायनिक सेल में। यहां अपोजिट क्या हो जाएगा, वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करके या विद्युत ऊर्जा द्वारा कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करवाई जाती हो, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता हो। सीधे सीधे ये लिख दो। ठीक है, तो किसी भी तरह से लिखो, कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। और केमिकल एनर्जी कब आएगी, केमिकल एनर्जी कब निकलेगी या काम आएगी, जब कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी। और रिएक्शन कब होगी, जब उसके नए बॉन्ड बनेंगे या पुराने बंध टूटेंगे। और वो तोड़ने का या जोड़ने का काम हम किससे कर रहे हैं, वैद्युत अपघटन द्वारा। क्लियर हो गई ना सारी बात। तो ये बना के और परिभाषा लिख दो, वे सेल जिनके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वैद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाते हैं। यहां तक क्लियर। अब देखिए, अब एक फॉर्मेट बनाते हैं अपन, वैद्युत अपघटनी सेल जो है उसका एक मॉडल बनाते हैं कि वो किस प्रकार से काम करता है और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए, बना लीजिए। देखिए, ये इस तरह का एक सेटअप है। इसमें है क्या क्या, देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, जिसमें से एक कैथोड होगा, कोई भी एक एनोड होगा। देखिए यहाँ ये बैटरी का जो ये सिरा पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव से जुड़ा रहेगा, यानी कि जो पॉजिटिव से इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पुरानी सी बात है। देखिए, बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ने वाला जो इलेक्ट्रोड है वो प्लस हो गया, और माइनस से जुड़ने वाला माइनस हो गया। ये तो एक कॉमन सी बात हो गई। अब यहां देखिए, हमने वैद्युत रासायनिक सेल के अंदर पढ़ा था कि एनोड नेगेटिव होता है, बस यहां चेंज हो जाएगा, यहां एनोड पॉजिटिव होता है। तो देखिए, ये कौन है, एनोड, और ये कौन है, कैथोड। ये लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें अपन अब वैद्युत अपघटनी विलयन भरते हैं। वैद्युत अपघटनी विलयन भर दिया। वैद्युत अपघटनी विलयन जो है, इसको मैं लिख देता हूं वैद्युत अपघटनी विलयन। ये 2 फेज में हो सकता है, या तो मोल्टन, चलो हिंदी में लिख देता हूं गलित, या एक्वस जलीय विलयन। मोल्टन या एक्वस फेज में हो सकता है। ये जो पात्र है, इसको अपने राजस्थान बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग वोल्टामीटर कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है, देखिए, ये कैसा होता है, अक्रिय पदार्थ का बना हुआ, अक्रिय, इनर्ट होता है, अक्रिय होता है, यानी कि किसी भी धातु का बना हुआ नहीं होगा ये।
किसी भी ऐसे पदार्थ का बना हुआ नहीं होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता हो, विद्युत के प्रति अक्रियाशील है, यानी कि अचालक इसको बोल सकते हैं, अक्रिय या अचालक। ठीक है, वैद्युत अपघटनी टैंक, अपघटनी टैंक, जिसको अपन देखिए प्लास्टिक का काम में ले सकते हैं, कांच का काम में ले सकते हैं, ग्लास का। कांच ज्यादातर काम में क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि टूटने का डर रहता है। कांच यहाँ पे कैसा है? अक्रिय है, अचालक है। और तीसरा ये हो सकता है सिलिका जेल का काम में ले सकते हैं, यानी मिट्टी का बना हुआ। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। अब वैद्युत अपघटनी विलयन की बात पे आते हैं। तो वैद्युत अपघटनी विलयन को, वैद्युत अपघटनी जो विलयन है इसको अपन CA लिख सकते हैं। CA का कोई फुल फॉर्म नहीं है। C फॉर कैटायन, A फॉर एनायन, धनायन और ऋणायन। किसी भी वैद्युत अपघट्य की बात कर लो, जैसे NaCl की बात करें तो Na+Cl-। ठीक है, तो इसके अंदर C+ और A- मान लीजिए, ये कैटायन और एनायन है। C फॉर कैटायन, A फॉर एनायन। एक कॉमन बात बताइए मैंने तुमको। तो देखिए यहां इस विलयन में, चाहे वो गलित अवस्था में है, चाहे वो जलीय विलयन अवस्था में है, यहां मान लीजिए कौन है? C+ और A-। सीधी सी बात है कि धनायन जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और एनायन जो है यानी कि ऋणायन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करने लगेंगे। कब? जब उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की है, विद्युत धारा प्रवाहित की है। जैसे ही इस बैटरी को ऑन किया और बैटरी ऑन करते ही, परिपथ पूरा होते ही, ये धनायन किसकी ओर चले जाएंगे? इसकी ओर जाएंगे। यहाँ ऋणायन किसकी ओर जाएंगे? इसकी ओर जाएंगे। एनायन यानी कि जो ऋणायन है वो एनोड की तरफ, कैटायन किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। एनायन एनोड की तरफ, कैटायन कैथोड की तरफ। वैसे भी तुम एक चीज देख सकते हो, A फॉर एनोड, A फॉर एनायन, C फॉर कैथोड, C फॉर कैटायन। खत्म कहानी। होता क्या है इसके अंदर? रिएक्शंस क्या होती हैं? सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या होती है? देखो पहले भी मैं बता चुका हूं, सबसे पहले किसकी रिएक्शन लिखनी होती है? एनोड की। क्यों? चाहे तुम वैद्युत रासायनिक सेल देखो और चाहे वैद्युत अपघटनी सेल देखो, दोनों के अंदर एक बात कॉमन है, और वो कॉमन बात क्या है? एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। क्लियर बात? एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। देखिए एनोड पे कौन जा रहा है? A फॉर एनायन, A-। ये क्या करता है? A+ इलेक्ट्रॉन ले देके, कैटायन हो चाहे एनायन हो, उसका उदासीन होना है। उसके सिर पे कोई पाप लगा हुआ है, उसके सिर पे कोई पाप लगा हुआ है, जिसको धोने के लिए वो इलेक्ट्रोडों की तरफ जाते हैं। ठीक है, पाप मिटाने के लिए। कहने का मतलब समझ गए होंगे कि ये अपने चार्ज को, इस अपने आवेश को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रोडों पर जाते हैं। अब वो चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर उदासीन होता है, और जिसके पर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन हो जाता है। तो कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर क्या होगा? C+ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? C। तो ये चीज याद रखो, ये तुम्हारे सामने जो लिखा हुआ है ये टोटल किसी भी वैद्युत अपघट्य के लिए काम में ली जाने वाली रिएक्शंस और सेल का फॉर्मेट है पूरा। ठीक है, इस फॉर्मेट से अगर तुम चलोगे तो किसी भी वैद्युत अपघटनी विलयन का वैद्युत अपघटन तुम करवा सकते हो। अब इसमें कंडीशंस कौन कौन सी लगेंगी वो देखो। दो कंडीशन तो यहां पे लिखी हुई है, दो कंडीशन तो यहां पे लिखी हुई है कि वैद्युत अपघट्य गलित अवस्था में लिया है या उसका जलीय विलयन काम में लिया है, मोल्टन स्टेज में काम में लिया है या एक्वस स्टेज में काम में लिया है। ठीक है,
ये बात समझ में आई क्या नहीं आई? वैद्युत अपघटन कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ? सेल क्या है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड जो है उस पर सिर्फ चार्ज बदल गया। मैं बता देता हूं फिर से, एनोड यहाँ पॉजिटिव है और वैद्युत रासायनिक सेल में नेगेटिव था, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव से कभी भी इलेक्ट्रोड का निर्धारण मत किया करो। कई बार याद करते हो ना कि साहब प्लस वाला एनोड माइनस वाला कैथोड, अरे वहां बदल जाएगा, प्लस वाला एनोड और कैथोड और वहां पे माइनस वाला एनोड बदल गया। तो सीधी सी बात है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, जहां ऑक्सीकरण हो रहा है उसको एनोड बोल दो। बस एक ही लाइन याद रख लो, बताया था मैंने तुम्हें, ओए बताया था ना, ओए, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव तो चलते रहेंगे। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल की ओर और अदर कंडीशंस की ओर। ठीक है, चल उतार लो इसको एक बार। उतार लिया होगा है ना, मिटा दूं? देख लो आराम से मिटा देता हूं। ठीक है, अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। सबसे पहली कंडीशन क्या कहती है? गलित NaCl का वैद्युत अपघटन गलित अवस्था। पहली कंडीशन क्या है? गलित अवस्था। और दूसरी कंडीशन क्या है? जलीय विलयन अवस्था। जलीय विलयन अवस्था में दो भाग फिर से करेंगे अपन। जलीय विलयन अवस्था में फिर से दो भाग करेंगे। एक तो उसके अंदर वैद्युत अपघट्य की सांद्रता ज्यादा हो, यानी कि विलयन सांद्र हो, और दूसरा विलयन तनु हो, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। पानी की मात्रा कम और वैद्युत अपघट्य ज्यादा, तो उसको कहते हैं सांद्र। पानी की मात्रा बहुत ज्यादा, वैद्युत अपघट्य नाम मात्र का सा, तो उसको कहते हैं तनु विलयन। तो वहां जलीय विलयन अवस्था में अपन फिर से दो कंडीशंस पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। एक कंडीशन जो आप लगाने जा रहे हैं अपन, गलित अवस्था हो चाहे कौन सी जलीय विलयन अवस्था हो, इलेक्ट्रोड इनर्ट काम में लेने हैं। फिर बता रहा हूं, इलेक्ट्रोड इनर्ट काम में लेने हैं, एक्रिय काम में लेने हैं, और सबसे बेस्ट इलेक्ट्रोड होता है प्लेटिनम। ठीक है, बोलो सब सक्रिय इलेक्ट्रोड ले लिया तो चौथी कंडीशन पे पहुंचेंगे, उसकी चर्चा अभी मैं नहीं कर रहा हूं। पहली बात तो अपने सिलेबस से बाहर है, लेकिन फिर भी सिलेबस में 11th 12th में हम पढ़ते हैं एक जगह पर, तो इसलिए मैं तुम्हें वो पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, चर्चा बाद में करेंगे, छोड़ो अभी फिलहाल अपने इस टॉपिक पे ध्यान दो। गलित NaCl। अब गलित NaCl का मतलब क्या हुआ? NaCl को मैंने गर्म कर दिया, पिघला दिया। पिघलाने से क्या होगा कि सोडियम और क्लोराइड आयन जो होते हैं उनके बीच उपस्थित इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जिसके साथ वो बंधे हुए हैं आयन, वो दुर्बल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और वो दोनों आयन दूर हो जाते हैं। अब जब आयन फ्री हो गए, मुक्त आयन हो गए, तो फिर इसका मतलब वो फ्लो करना शुरू कर देंगे, गमन करना शुरू कर देंगे। और जब आयनों का गमन हो जाएगा तो यहां अपना सिर फोड़ फोड़ के इलेक्ट्रोडों के पास और अपने चार्ज को खत्म करेंगे। सिर फोड़ रहे हैं और क्या। देखिए, सबसे पहले लिखा जाता है आयनन की अभिक्रिया, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, उसके बाद लिखा जाता है एनोड पर रिएक्शंस। एनोड पर लिखनी है पहले। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? देखो, एक ही तो कैटायन है और एक ही एनायन है, तो सीधी सी बात है एनोड पर कौन जाता है? एनायन। A फॉर एनोड और A फॉर एनायन। तो Cl माइनस क्या काम करेगा भाई? Cl बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा। अब Cl जो है अकेले एकल परमाणु यानी मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि इस रूप में वो नहीं पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? Cl2 के रूप में। ठीक है,
चाहे ऐसे बोल दो चाहे ऐसे बोल सकते हैं, Cl प्लस Cl, दो Cl आपस में चिपक कर Cl2 बना लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी वही वाली बात हुई ना, 2 Cl माइनस का अपन को ऑक्सीडेशन करवाना होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। खत्म कहानी। यहां भी 2 लगा दो फिर। तो कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर क्या होगा? 2 Na प्लस आयन निकलने वाले इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके 2 सोडियम परमाणु बना लेंगे, 2 सोडियम परमाणु बना लेंगे। खत्म कहानी। यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे देखिए। अब इसके बाद लिखनी होती है हमको नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन, इस सेल में अब टोटल रिएक्शन क्या हुई? नेट रिएक्शन कैसे लिखते हैं पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो अपना एरो होता है बीच में, ये तीर जो लगा हुआ है, इस तीर के लेफ्ट साइड के सारे मटेरियल एक जगह जोड़ दो और राइट साइड के एक जगह जोड़ दो। सबको जोड़ने के बाद जो दोनों साइड बराबर आ रहा है वो काट दो, ठीक है। ये करने से पहले एक बात फिर बता रहा हूं, चेक कर लेना कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, एनोड पर मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन और कैथोड पर ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, दोनों की संख्या बराबर है या नहीं है? बराबर होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? बराबर होनी चाहिए। बोलो साहब नहीं हुई तो पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। अभी बताऊंगा एग्जांपल, टेंशन मत लो। फिलहाल तो यहां देखो कि नेट रिएक्शन क्या हो रही है अपनी, कि नेट रिएक्शन में चाहो तो इन तीनों को जोड़ लो और चाहे इन दोनों से निकाल लो, ठीक है। इन दोनों से निकाल सकते हैं अपन। देखो 2 Na प्लस और 2 Cl माइनस, इन दोनों ने मिलकर तो क्या बना लिया? 2 NaCl। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, क्या बन गया? 2 Na प्लस Cl2, ठीक है। देखो एक बार फिर से बता देता हूं, 2 Na प्लस 2 Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एरो के इधर के सब कुछ जोड़ दिया। 2 Na प्लस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गया, इन दोनों को अगर अपन एक साथ लिखना चाहें तो ये लिखेंगे और ये एज इट इज लिख ही दिया, यानी जो कट रहा है उसको काट दिया अपन ने। बोल साहब इसको भी काम में ले सकते हैं क्या नेट रिएक्शन के साथ साथ? बिल्कुल ले सकते हो। देखो काम में लेके देख सकते हो, इधर का साइड इधर जोड़ दो, प्लस 2 NaCl है ना, और इधर क्या जोड़ेंगे? प्लस 2 Na प्लस 2 Cl माइनस। देख लो Na प्लस से Na प्लस कट गया, Cl माइनस से Cl माइनस कट गया, ये लो ऐसे लिख दो, बच गया 2 NaCl 2 NaCl2। खत्म कहानी। इजी वे में आप रिएक्शंस लिख सकते हो। सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिखी जाती है। अरे एनोड की रिएक्शन लिखी क्यों जाती है ये तो बताओ। क्वेश्चन क्या है कि पहले एनोड की ही रिएक्शन क्यों लिखते हैं? लिख दो ना यार कैथोड की, कौन मना कर रहा है तुमसे। लेकिन वास्तविकता यह है कि एनोड पर रिएक्शन जब तक नहीं होगी तब तक कैथोड की रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। रीजन कि जब तक इलेक्ट्रॉन त्यागे ही नहीं जाएंगे, जब तक मैं इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दूंगा तो सामने वाला लेगा कहां से? तो सीधी सी बात है, पहले इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उसके बाद ग्रहण किए जाते हैं। तो त्यागने का मतलब पहले ऑक्सीडेशन होगा फिर उसके बाद रिडक्शन होगा। तो यहां लिख देंगे ऑक्सीडेशन, यहां लिख देंगे रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। यहां तक कोई दिक्कत? इसको तो यहां से हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, उतार लो उतार लो, फटाफट करो। सेकेंड एग्जांपल देता हूं, इसमें एक काम और करो भाई, जब उतारो ना उससे पहले यहां एग्जाम्पल फर्स्ट, यहां लिखो कंडीशन या केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होगा? गलित वैद्युत अपघट्य।
केस फर्स्ट ऐसे लिख, केस फर्स्ट है गलित वैद्युत अपघट है, जिसमें अपन ले रहे हैं गलित NaCl। ठीक है, चलो सेकंड लिखते हैं, उतार लिया आप। वन टू थ्री मिटा दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, MgCl2 ले लो या MgBr2 ले लो, MgCl2 या MgBr2। तरीका वही है, सबसे पहले आयनन की रिएक्शन लिखो, Mg+2 + 2Br-। चेक करेंगे, सबसे पहले एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, एनोड पर क्या होगा, एनायन आएंगे, 2Br- Br2 बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, मैग्नीशियम आयन जो है +2, ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और क्या बना लेंगे, Mg। एक बात नोट करिए तुमने कि जो धात्विक पोर्शन है इसका, धातु वाला जो परमाणु है कोई भी साल्ट के अंदर, वो कहां जा रहा है, कैथोड पर। कहां जा रहा है, कैथोड पर। देखना एक बार कि ये मैग्नीशियम धातु मान लीजिए यहां है, ये कैटायन जो है इसकी जगह कौन है, मैग्नीशियम आयन है या सोडियम आयन है, वो कहां जा रहा है भाई, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। इलेक्ट्रॉन कहां से आए, एनायन ने दिए, एनायन यहां जाएगा, एनायन यहां जाके और अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे कर घूमते हुए इधर आ गए, घूमते हुए आ गए, इनको लपक लिया किसने, कैटायन ने। कैटायन ने लपक लिया, कैटायन ने लपकते ही और अपना पाप धो लिया, उदासीन हो गया। उदासीन होने के बाद बन गया धातु परमाणु। तो एक लाइन याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी न्यूमेरिकल आता है, उसमें तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा कैथोड पर धातु निक्षेपित होना। याद करो पिछली वीडियो का एक पॉइंट मैं तुम्हें अब रिवाइज कर रहा हूं। देखिए वहां हमने देखा था वैद्युत अपघटन हम 2 टुकड़ों में पढ़ेंगे। वैद्युत अपघटन हम 2 टुकड़ों में पढ़ेंगे, कौन कौन से, एक तो गुणात्मक विश्लेषण देखेंगे और एक मात्रात्मक विश्लेषण देखेंगे, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव चल रहा है अपना अभी, क्वालिटेटिव पोर्शन चल रहा है। क्वांटिटेटिव में मैंने तुम्हें बताया था फैराडे के नियम पढ़ेंगे, लेकिन क्वांटिटेटिव में से मैं तुम्हें थोड़ा सा एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, छोटा सा पॉइंट बताने जा रहा हूं। देखिए कि NaCl की यदि हम बात करें, NaCl किस में टूट रहा था, Na+Cl में, ठीक है। 1 मोल और ये भी कितना, 1 मोल, यानी 1 मोल NaCl से कितने मोल सोडियम धातु मिल रही है। मात्रात्मक की बात कर रहा हूं, कितने मोल सोडियम धातु मिल रही है, 1 मोल। एक परमाणु की बात कर लो, एक अणु NaCl से एक परमाणु Na का मिल रहा है। एक NaCl से एक Na परमाणु प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ी, 1 इलेक्ट्रॉन की। ध्यान से सुनना, 1 इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। 1 मोल NaCl से 1 मोल Na प्राप्त करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की। 1 परमाणु के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 परमाणु के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 10 परमाणु के लिए 10 इलेक्ट्रॉन और 6.023 × 10⁻23 यानी 1 मोल परमाणुओं के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ेगी। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश होता है उसको एक फैराडे आवेश कहा जाता है, वो आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो एग्जाम्पल हम करते हुए चल रहे हैं उसमें ये फोकस करते हुए चलना है कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। 1 मोल के लिए, 1 मोल धातु के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसलिए मैं यहां भी करवा रहा हूं और आगे क्वांटिटेटिव में भी करवाऊंगा, फैराडेज लॉ में करवाऊंगा। न्यूमेरिकल पोर्शन है। चलो यहां तक कोई दिक्कत, कर दिया, नेट रिएक्शन लिख दोगे,
नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन क्या होगी इसकी? वही है MgBr2, लिख के देख लेना, Mg प्लस Br2। अब देखिए एक खास बात जो मैंने NaCl में नहीं लिखी थी, Mg वाले में लिखेंगे। देखो यहां MgBr2 के आगे ब्रैकेट में इसकी अगर मुझे फिजिकल स्टेट लिखनी है, भौतिक अवस्था लिखनी है, तो बताओ क्या लिखूंगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस, इन चार में से क्या लिखूंगा? सॉलिड नहीं है ये, सॉलिड लेंगे तो ये काम ही नहीं आ सकता। ये गैस भी नहीं है, लिक्विड या एक्वस में से कोई एक है, लिक्विड या एक्वस में से कोई एक है। एक्वस हम ले नहीं रहे हैं, जलीय विलयन थोड़े ले रहे हो, तो क्या हुआ? लिक्विड। ध्यान रखना यहां लिखेंगे लिक्विड। तो MgBr2 लिक्विड से क्या बनेगा? Mg सॉलिड, Br2 लिक्विड। ब्रोमीन लिक्विड होता है, ध्यान रखना। एकमात्र द्रव अधातु, एकमात्र द्रव अधातु ब्रोमीन होती है। ठीक है, पूरी आवर्त सारणी में उतार लो इसको। उतारने के बाद आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, AlCl3 के AlCl3 लिक्विड के वैद्युत अपघटन की सभी रासायनिक अभिक्रियाएं दीजिए। रासायनिक अभिक्रियाएं दीजिए। ठीक है, इतना ही बहुत है। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन है, होमवर्क कर लेना। ठीक है, ये हो गया MgBr2 का। फिर से इसमें मैं वही क्वेश्चन पूछता हूं जो NaCl में भी थोड़ी देर पहले करवाया था कि एक मोल मैग्नीशियम धातु प्राप्त करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? एक मोल मैग्नीशियम धातु प्राप्त करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, कमेंट में मुझे जवाब चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, कमेंट्स में ही लिखना है, नोटबुक में नहीं लिखना है अभी, ये सिर्फ कमेंट में बता रहा हूं। जैसे एक मोल सोडियम धातु प्राप्त करने के लिए एक मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी, ऐसे ही एक मोल मैग्नीशियम तथा इससे एक मोल एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? हमारा जवाब जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, एक मोल Na बराबर एक मोल इलेक्ट्रॉन। ये जवाब आना चाहिए। इसकी जगह मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये लिख के मुझे कमेंट में जवाब चाहिए। उतारो, ये भी उतार लो और क्वेश्चन भी लिख लेना, क्वेश्चन भी लिख लेना। आगे चले, चलते हैं। मुझे लगता है तुम्हें जो भी क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन शायद बोर्ड पे पूरा नहीं आ रहा था, मैं बोल देता हूं। AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन, AlCl3 के वैद्युत अपघटन की सभी रासायनिक अभिक्रियाएं दीजिए। इस क्वेश्चन को हम और कई तरह से देख पाते हैं एग्जाम के अंदर कि AlCl3 के वैद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पर कौन सी धातु निक्षेपित होगी, एनोड पर कौन सा पदार्थ मुक्त होगा। ठीक है, इस तरह से यह क्वेश्चन देखा जाता है। चलिए सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस क्या कहता है? जलीय वैद्युत अपघटन। जलीय वैद्युत अपघटन का वैद्युत अपघटन हमको अब करवाना है।
शुरू करें। देखिए इसमें हम एक पहली कंडीशन लिखने जा रहे हैं, सांद्र एक मिनट NaCl के सांद्र विलयन, सांद्र जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। NaCl के सांद्र जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। हेडिंग लगा दो, पानी पी लेता हूं मैं। देखिए NaCl के सांद्र जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। देखिए इधर NaCl अब गलित अवस्था में नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं कि NaCl के साथ में जल के अणु भी ले रहे हैं। NaCl के साथ में जल के अणु भी काम आ रहे हैं। तो कुल मिला के भैया Na प्लस Cl माइनस H प्लस प्लस OH माइनस। क्या विलयन में हमारे पास ये 4 प्रकार के आयन मौजूद होंगे? जब NaCl का जलीय विलयन लिया तो उस विलयन में हमारे पास अब 2 आयन नहीं है, यानी एक कैटायन एक एनायन नहीं है, अब 2 कैटायन और 2 ही एनायन हमारे पास उपस्थित हैं। 2 कैटायन और 2 ही एनायन हमारे पास उपस्थित हैं। अब यहां तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, कंपटीशन होगा बहुत तगड़ा वाला। इस सॉल्यूशन के अंदर 2 कैटायन हैं, तो दोनों कैटायन बताइए कैथोड की तरफ भागेंगे कि नहीं भागेंगे? अरे माइनस चार्ज जिस इलेक्ट्रोड पर है उसकी तरफ भागेंगे, और जिस पर प्लस चार्ज है उसकी तरफ एनायन भागेंगे। तो 2 कैटायन और 2 एनायन एक साथ पॉसिबल नहीं है। 2 कैटायनों का रिडक्शन होना एक साथ पॉसिबल नहीं है, और 2 एनायनों का ऑक्सीडेशन होना एक साथ पॉसिबल नहीं है। ये तो बड़ी समस्या हो गई रे। क्या करें? क्या करना चाहिए? भगवान को याद करो, और तो क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा करते थे एक, याद है? मैं पूरी सीरीज नहीं लिख रहा हूं, लेकिन तुम्हें एक बात बता देता हूं यहां पे। जैसे कि अपन शुरुआत करते हैं, यहां सोडियम आता है, फिर उसके बाद नीचे ये हाइड्रोजन आता है, फिर इसके बाद Cl माइनस आता है, OH माइनस, ऐसे चारों को लिख दिया मैंने। चारों की यहाँ पे पोजीशंस लिख दी है मैंने, चारों की पोजीशन लिख दी हैं। और ऊपर से नीचे की ओर बात करते हैं अपन। देखिए ऊपर से नीचे जाने की बात करते हैं तो यहां SrP बढ़ रहा है क्या? ऊपर से नीचे की ओर। और नीचे से ऊपर की बात करें तो SOP बढ़ रहा है। भाई अपचयन विभव तो नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है और ऑक्सीकरण विभव घटता है। तो ऊपर की ओर जाने पर क्या बढ़ रहा है? ऑक्सीकरण विभव बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, और रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है। हम ये भी लिख सकते हैं SOP बढ़ रहा है और SRP घट रहा है ऊपर की ओर जाने पर, जबकि नीचे की ओर जाने पर SRP बढ़ रहा है और SOP घट रहा है। ये तो दिख रहा होगा तुम्हें, आ रहा है ना इसमें? हाँ बिल्कुल बॉर्डर पे, टेंशन मत लो। चलो, तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक बार फिर से निकाल के देख लेना, ठीक है? मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बोर्ड पे करवाई थी उसमें ये Cl माइनस OH माइनस मतलब एनायन नहीं है। PSBC मैजेंटा लैंड चाप में कहीं तुम ये ढूंढते रहो, ठीक है? ये तुम्हें उसमें मिलेंगे जो टेबल मैंने तुम्हें
PDF दिए हैं, उसमें मिल जाएंगे। जिसके पास टेबल नहीं है वो एक बार कमेंट में मेरे को बता देना, मैं उसको PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 कैटायन और 2 एनायन हैं, 2 कैटायन और 2 एनायन हैं। बताया था कि दोनों कैटायन में से या कोई भी कैटायन जो होता है वो कैथोड की ओर जाता है अपचयित होने के लिए, अपचयित होने के लिए, और जो एनायन है, ऋणायन है, वो एनोड की ओर जाता है ऑक्सीकृत होने के लिए, ठीक है। अब सवाल यह है कि 2 कैटायन हैं तो दोनों में से कौन या दोनों के दोनों ही अपचयित होंगे, या इसकी बात करें एनायन की तो क्या दोनों एनायन या कोई भी एक ऑक्सीकृत होगा इलेक्ट्रॉन देके। तो रेस हो रही है, कंपटीशन हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो वो अब रेस करवा देते हैं, देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अपन सबसे पहले किसकी रिएक्शन लिखते हैं भैया, एनोड पर। एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, देखिए ये 2 एनायन हैं अपने पास। अब दोनों एनायनों में से इलेक्ट्रॉन देगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन देगा। अगर अपन एक कॉमन बात करें, मैंने तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रॉन कौन देता है, ऊपर वाला। इलेक्ट्रॉन कौन देता है, ऊपर वाला, और नीचे वाला उसको लेता है। या अगर इसकी बात करें इलेक्ट्रॉन कौन देगा, यानी ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसका SOP यानी कि मानक ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है। किसका ज्यादा है भाई, देखना जरा, ऊपर जाने पर SOP बढ़ रहा है, यानी कि इन दोनों में से SOP किसका ज्यादा है, क्लोराइड का, और क्लोराइड का SOP ज्यादा है, तो क्लोराइड यहां पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन देकर। ये लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, इन दोनों की बात कर लेते हैं, सोडियम और हाइड्रोजन। सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन अपचयित होगा, कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा हो, जिसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा हो। और ग्रहण करने की क्षमता या टेंडेंसी टू गेट इलेक्ट्रॉन किसकी ज्यादा होती है, जिसका SRP ज्यादा होता है। दोनों में से SRP किसका ज्यादा है, अपचयन विभव किसका ज्यादा है, देखो जरा, नीचे जाने पर SRP बढ़ता है, ये कह सकते हैं कि नीचे वाला लेता है इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम और हाइड्रोजन में से नीचे कौन आ रहा है, हाइड्रोजन। ये लीजिए भैया, कैथोड की बात कर लो। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, H+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और H में बदल जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा, ये हमारे पास आ चुका। देखिए इन दोनों में से क्लोरीन को भी हम Cl2 के रूप में लिखते हैं और हाइड्रोजन को भी H2 के रूप में लिखते हैं, तो इनको भैया H2 के रूप में लिखना है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 H+ द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। ऐसे ही Cl2 के रूप में लिखना है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे 2 Cl- द्वारा। और जब 2 Cl और 2 हाइड्रोजन आयन अपन को चाहिए तो 2 ही NaCl लेने होंगे, 2 ही H2O लेने होंगे, 2 Na+ बनेंगे, 2 H+ बनेंगे, 2 Cl- और 2 OH- आयन बनेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है? चलिए अब अपन लिखेंगे नेट रिएक्शन। देखिए नेट रिएक्शन क्या होगी, इन सब को मिला के एक साथ लिखना है, ठीक है? इन सब को मिला के एक साथ लिखना है। 2 NaCl प्लस 2 H2O प्लस 2 Cl- प्लस 2 H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बन रहा है, देखिए 2 Na+, 2 H+, 2 Cl-, 2 OH-, इधर क्या बना Cl2, H2, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यानी सब कुछ मैंने एज इट इज जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो Cl-, H+, इलेक्ट्रॉन्स, ये लो
खत्म। और कुछ बच रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा। तो इसको हम लिखेंगे 2NaCl प्लस 2H2O। 2NaCl प्लस 2H2O क्या बन रहा है, 2Na प्लस 2OH माइनस, 2Na प्लस 2OH माइनस, 2 आयन बचे हुए हैं यानी कि 2NaOH बन जाएगा। साथ में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ये मुक्त हो जाएंगे। ये हमारी टोटल नेट रिएक्शन हो जाएगी। इसको केल्नर कास्टनर सेल भी बोला जाता है, केल्नर कास्टनर सेल भी बोला जाता है। फिर बोल रहा हूं, केल्नर कास्टनर सेल भी बोला जाता है NaCl के सांद्र जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन जिस सेल में किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस विधि में औद्योगिक उत्पादन किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया जाता है NaOH का। NaCl से NaOH बनाने की औद्योगिक विधि भी कही जाती है इसको। क्यों? देखिए, क्योंकि NaCl और जल इन दोनों को मिला के सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया हमने, क्या मिला? NaOH, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब भैया एक बात बताओ, हाइड्रोजन क्या है? गैस। हाइड्रोजन क्या है? गैस जो कैथोड पर मुक्त हो रही है। क्लोरीन क्या है? फिर से गैस जो एनोड पर मुक्त हो रही है। यानी विलयन में जब हाइड्रोजन और क्लोरीन जो उत्पाद हैं वो निकल गए तो बचा क्या? यहाँ NaOH मिल जाएगा, NaOH बचा हुआ रह जाएगा। यानी कि टोटली NaOH बनाने की ये विधि है। समझ में आ गई बात? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए अब देखो, एक बात और करते हैं अपन यहाँ पे, सांद्रता की बात कर लेते हैं। सांद्रता किस किस की बढ़ रही है, किसकी घट रही है? देखिए, इसको मिटा देता हूं यहां से। देखिए, Na प्लस आयन की सांद्रता कांस्टेंट है। चेक करो, Na प्लस आयन जैसे थे एज इट इज वैसे ही रह गए। ये रहे, कहां गए? ये रहे, यानी कि कांस्टेंट है। Cl माइनस आयन, Cl माइनस की सांद्रता घट रही है। H प्लस की सांद्रता घट रही है ना? OH माइनस की सांद्रता कांस्टेंट बनी हुई है। देखिए, Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस और OH माइनस में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब कांस्टेंट है। H प्लस घट गया, Cl माइनस घट गया। H प्लस की सांद्रता घटना, H प्लस की सांद्रता घटना यानी कि pH का बढ़ना। तो हम ये कहेंगे कि इस अभिक्रिया के दौरान pH बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दो तरीके से इसको हम देखते हैं। पहली तो क्या कि H प्लस की सांद्रता घटती जा रही है, OH की कांस्टेंट है, लेकिन देखो यहाँ पे क्षार बन रहा है NaOH, तो क्षार की सांद्रता एक तरह से बढ़ रही है। तो ये बोल सकते हैं कि क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ रही है या pH बढ़ रही है। कंपटीशन का सबसे फेवरेट सवाल है ये, नीट जेई में पूछा जाता है कि कास्टनर केल्नर सेल या NaCl के सांद्र जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करवाने पर विलयन की सांद्रता, विलयन में किसी भी एक आयन की सांद्रता पूछ लेगा पर क्या प्रभाव पड़ता है, या उस विलयन की pH पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उतार लो इसको एज इट इज। ये NaCl के सांद्र जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन हो गया। हो गया? उतार लिया? चलो वीडियो पॉज करके उतार लिया करो। चलते हैं नेक्स्ट बी पॉइंट की ओर। बी पॉइंट की ओर चलते हैं। हेडिंग लगा दो, NaCl के तनु जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। अब हमारे पास तनु जलीय विलयन है NaCl का। तो देखिए, जल की मात्रा ज्यादा है, आयनन किस तरह से होगा?
तो देखिए NaCl के अब तनु विलयन का वैद्युत अपघटन करना है। तनु विलयन में क्या है भैया, NaCl की सांद्रता कम है मतलब, तो NaCl के जलीय विलयन में, तनु जलीय विलयन में भी आयन तो वही रहेंगे 4, कौन कौन से, Na+, H+, Cl-, OH-, वही 4 आयन रहेंगे, अलग कुछ नहीं है। अब देखिए फिर से मैं वही चीज लिख देता हूं यहां पे, Na, H, Cl, OH। अब नियम से अगर अपन चलते हैं, नियम से अगर चलते हैं तब तो क्या है, उत्पाद वही बनने चाहिए जो अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे, लेकिन यहां उत्पाद वो नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे लेवल पे एक बात यहां है नहीं सिलेबस में, अदरवाइज मैं बता देता हूं, SRP और SOP एक सांद्रता पर भी डिपेंड करते हैं, सांद्रता पर भी डिपेंड करते हैं कि जिनका SRP या SOP ज्यादा है तो जिनकी सांद्रता ज्यादा है तो उनकी SRP का मान या SOP का मान भी बढ़ जाता है। उसको तो तुम परे पटको, कहां से सांद्रता कहां से क्या, उसको छोड़ो। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूं। देखिए कि सोडियम और हाइड्रोजन इन दोनों में से, सोडियम और हाइड्रोजन आयनों में से किसकी सांद्रता अब यहां पे ज्यादा है, ये बताओ। जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब H+ की सांद्रता ज्यादा है। और वैसे भी देखा जाए तो H+ ही क्या होगा यहां पर, H+ क्या होगा यहां पर, अपचयित होगा, रिड्यूस होगा। तो पहली बात तो इसका SRP भी ज्यादा है और ऊपर से सांद्रता भी ज्यादा है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर हम Cl- और OH- की बात करें, Cl- और OH- की बात करें तो Cl- और OH- में से क्या होगा, ऑक्सीकरण होना है। ऑक्सीकरण किसका होगा, जिसका SOP ज्यादा है ना, जिसका SRP कम है। तो SOP ज्यादा या SRP कम किसका है, Cl- का। तो सीधी सी बात है Cl- का होना चाहिए ना। लेकिन अब देखो Cl- क्या कहता है कि भैया मेरा SRP कम है, यानी SOP ज्यादा है, मेरी ऑक्सीकृत होने की क्षमता ज्यादा है, तो मैं ही ऑक्सीकृत होऊंगा। अब वो तो अकेला ही तो है Cl-। OH- क्या कहता है, भैया हम भीड़ में हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, राज हमारा चलेगा। आपकी चाहे कितनी भी चलती हो, कितना भी SRP ज्यादा हो कम हो, SOP ज्यादा हो कम हो, उससे कोई मतलब नहीं है, संख्या हमारी ज्यादा है तो हम इलेक्ट्रॉन देंगे। तो कहने का मतलब सांद्रता OH- की ज्यादा होने के कारण, ध्यान रखें OH- की सांद्रता ज्यादा होने के कारण यहां ऑक्सीडेशन OH- का होगा। विशेष ध्यान रख लेना इस बात को, सांद्रता किसकी ज्यादा है, OH- की, तो सांद्रता ज्यादा होने के कारण OH- का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां OH- क्या होगा, ऑक्सीकृत। ठीक है, इसको एक बार उतार लो एज इट इज। रिएक्शन लिख देते हैं पहले एनोड की। एनोड पर क्या होगा, OH- का ऑक्सीकरण होगा। अब OH- का ऑक्सीकरण कैसे होगा, देखो OH+ इलेक्ट्रॉन, यहां तक कोई दिक्कत, एक माइनस आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, ये दो OH आपस में जुड़ेंगे और क्या बना लेंगे, H2O + O, H2O + O। ये OH- की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, बहुत काम आने वाली है, हर जगह काम आने वाली है कि OH- के ऑक्सीकरण से उत्पाद क्या प्राप्त होता है, जल और ऑक्सीजन। अब हमको पता है ऑक्सीजन को किस रूप में लिखते हैं, O2 के रूप में। तो O2 के रूप में लिखते हैं तो भैया इसको संतुलित करो, संतुलित करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। ये लो जी, देख लो, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, क्लियर। अब जब इतना लिख दिया तो ये कितने OH हैं, 4। तो 4 OH काम आ रहे हैं, 4 OH बनेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इसको एक जगह लिख दो, इसको इकट्ठा करके, तो क्या लिख पाएंगे हम, देखिए ये तो कट ही गए, तो 4 OH-, इससे क्या बनेगा,
2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बात बताओ, एक मोल ऑक्सीजन के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ी? 4 मोल इलेक्ट्रॉनों की। एक मोल ऑक्सीजन के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखें, 2 मोल जल के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल जल के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल जल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कैथोड की रिएक्शन लिखें। ये मोल की चर्चा अपन बाद में भी करेंगे अभी, ठीक है। अब देखो कैथोड पे क्या है, वही H प्लस, तो H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? H। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं यहाँ पे? 4। तो भाई 4 की ही रिएक्शन यहां लिखनी है अपन को, 4 इलेक्ट्रॉन की ही रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। अगर अपन कॉमन रिएक्शन लिखें, देखो इधर देखो, मैं कॉमन लिख देता हूं, जैसे अपन लिखते आए हैं कि यहाँ H2 के रूप में लिखते हैं, यहाँ 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख दो। लेकिन फिर भी यहां पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन और जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं हुई है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन तो 2H2। अब मेरा कहने का मतलब, जब इलेक्ट्रॉन निकलने वाले और त्यागे जाने वाले या ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बराबर हो जाएगी, उसके बाद ही हम नेट रिएक्शन लिखते हैं। अब लिख दीजिए नेट रिएक्शन। देखिए इस नेट रिएक्शन में, कैथोड और एनोड की रिएक्शन में कहीं भी Na और Cl का कोई रोल है क्या? नहीं है, इसलिए इसको काम में मत लो, इसको एज इट इज लिख दो, इसको और इसको दोनों को जोड़ के देखिए जरा, 4H प्लस और 4OH माइनस, 4OH माइनस 4H प्लस, ठीक है, कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, 2H2O प्लस 2H2 प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कट रहा है कुछ? 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4OH माइनस और 4H प्लस को हम क्या लिख सकते हैं? 4H2O लिख सकते हैं। तो 4H2O मैं यहीं पे लिख देता हूं। अब देखो 4H2O इधर 2H2O, तो 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 2H2O इससे बन रहा है 2H2 प्लस O2। ये तो एक बहुत सिंपल सी रिएक्शन आ गई जो बचपन में पढ़ा करते थे, हैं? अरे भैया, कहने का मतलब ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट में हम केवल और केवल जल का वैद्युत अपघटन पढ़ते हैं। बोलो साहब, NaCl क्यों लियो? फिर NaCl क्यों लिया? NaCl इसलिए लिया क्योंकि बिना NaCl के यह अपघटन नहीं हो पाता। आयनों की मूवमेंट तो चाहिए ना हमको, क्योंकि जल के अंदर क्या है? H प्लस OH तो OH माइनस तो है, लेकिन वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए वो बॉन्ड नहीं टूट पाता जल्दी से। इसलिए आयनों की मूवमेंट करने के लिए हमें NaCl जरूरी है, चाहिए इसमें, ठीक है। NaCl जरूरी है, बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन ये है क्या? जल का वैद्युत अपघटन। इसमें एक काम करो, बी पॉइंट है, इसके हेडिंग पे ऑब्लिक करके और लिख दो, जल का वैद्युत अपघटन, जल का वैद्युत अपघटन। तो ये पॉइंट हो गया अपना फिनिश। ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। एक पॉइंट और बचा है कि ये जो अपन ने 3 पॉइंट पढ़े हैं, केस फर्स्ट में 1 पॉइंट और केस सेकंड में 2 पॉइंट। केस फर्स्ट में अपन ने मोल्टन स्टेज में लिया था, गलित अवस्था में। केस सेकंड में ए और बी पॉइंट जो पढ़े हैं उसमें अपन ने जलीय विलयन लिया है। लेकिन इन तीनों केसों के अंदर, केस फर्स्ट में 1 और केस सेकंड में 2, ए और बी, इन तीनों पॉइंट्स के अंदर एक विशेष बात जो कॉमन है वो क्या है कि तीनों में ही एक्रिय प्लेटिनम इलेक्ट्रोड काम में लिए हैं। कैथोड और एनोड दोनों एक्रिय प्लेटिनम इलेक्ट्रोड काम में लिए हैं, और हमारे सिलेबस में 12th लेवल पे एक्रिय प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का ही एग्जाम्पल आता है। सक्रिय इलेक्ट्रोड हमारे सिलेबस में, हमारे लेवल पे है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अगली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आगे तुम्हें यह काम आने वाला है।
ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं। इसको एज इट इज उतार लो, जल का वैद्युत अपघटन। ठीक है।